हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। 1919-1935 का अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके इसके निश्चित रूप से प्रश्न 2 से लेकर 4 तो आते ही हैं, यानी कि कम से कम आपके 2 प्रश्न तो इससे पूछे जाएंगे, यानी कि 100 में से 2, यानी कि 2% केवल 10 मिनट की क्लास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतनी मैं कोशिश करूँगा। चलो देखते हैं। देखने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने जितने भी सुधार किए वो छोटे स्तर से शुरू किए और फिर उनको बड़े स्तर पर लागू किया। यानी कि अंग्रेजों को अगर कौन से भी सुधार करने थे तो पहले उनको छोटे स्तरों पर लागू करते थे। अगर छोटे स्तरों पर ही वो सुधार अगर उसमें कुछ खराबियां रहती थी तो उसको बड़े स्तर पर लागू नहीं करते थे। इसी कारण जितने भी सुधार अंग्रेजों ने किए वो पहले प्रांतों में किए, उसके बाद में ही उन्होंने केंद्र पर लागू किए। तो आराम से समझेंगे। आपको भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। अगर क्वेश्चन देखें तो 21 दिसंबर को 2 क्वेश्चन पूछे गए और 22 दिसंबर को भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन और था जो इससे पूछा गया 3 क्वेश्चन, यानी कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा से कितने स्थानों की संख्या थी? इसी तरह 22 दिसंबर को किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इनको मैं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, समझना है आपको, यानी कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। अगर बात करूं 1919 का अधिनियम, तो 1919 का अधिनियम की शुरुआत आपके 20 अगस्त 1917 से होती है, जब अगस्त घोषणा की जाती है। अगस्त घोषणा आपके 20 अगस्त 1917 को की गई। इस अगस्त घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोलते हैं। अगर आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी आएगा कि 1919 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उस समय भारत का सचिव कौन था, वायसराय कौन था, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सचिव छोटा है, 3 शब्द है, वायसराय 5 शब्द है, बड़ा है। मॉन्टेग्यू छोटा है और चेम्सफोर्ड बड़ा है। तो यानी कि मॉन्टेग्यू छोटा है तो सचिव और चेम्सफोर्ड बड़ा है तो बड़ा वायसराय। यानी कि आपके सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था, और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस 1919 के एक्ट को आपको 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया। 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके कि जब इसको लागू किया गया तो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का या ग्रेट ब्रिटेन का वहां का प्रधानमंत्री कौन था? डेविड जॉर्ज वहां के प्रधानमंत्री थे। और आपके क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके वही क्वेश्चन छपते हैं जो मैं बताता हूं आपके। तो आपको मैं क्वेश्चन निकालता हूं वहां से कि आपके क्वेश्चन पूछने की क्या संभावना है, और वहां से आपके क्वेश्चन डालता है। तो अब आपके पूछ सकता है कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें उस अधिनियम को बनाते समय अंग्रेजों ने किस भारतीय मान समाज सुधारक से या किस महान व्यक्ति से पूछा गया था कि आपके क्या क्या विचार है, ताकि इसमें रखे जा सके। तो आपकी ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से पूछा गया था। इस अधिनियम से राय ली गई थी। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको देखना है, इसको मैं आपको पहले आपको पर्ची देख लीजिए। पर्ची देखने के बाद में फिर इनके डाटा आपको याद कराता हूं। अगर बात करें तो आपके 1919 के अधिनियम में अगर आप बात करूं तो 1919 के अधिनियम में आपके मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया गया था। केवल किनको? मुस्लिमों को। अब आपके क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर में, निम्न में से किस समुदाय को 1919 के अधिनियम में, मैं 1909 का नहीं पूछ रहा, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मैं जो बोल रहा हूं उन पर ध्यान देना है। 1919 के अधिनियम में किस समुदाय को प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं दिया गया? तो आपको बता दूं कि 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में तो मुस्लिमों को दे दिया, लेकिन 1919 के अधिनियम में लगभग जितने भी समुदाय थे, जैसे ईसाई, जो आपके यहूदी थे या आपके एंग्लो इंडियन थे, यूरोपीय थे, सबको प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया गया। लेकिन एक समुदाय आपको ध्यान रखना है, पारसी को इसमें नहीं दिया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन। आपके पूछेगा इनमें से कौन सा समुदाय ऐसा है जिसको प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं दिया गया था? तो पारसी समुदाय को इसमें नहीं दिया गया था। इसके बाद में इस अधिनियम में क्या किया गया? एक तो इसमें जो गवर्नर जनरल की जो वीटो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो लागू की गई? अगर बात करें तो आपको पहले मैं इनको आंकड़े बताने से पहले इसके बारे में परिचय कर लीजिए पूरा। अब 1919 के अधिनियम में ही आपके यहाँ पर उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, और यहाँ पर सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में ही सीमित मताधिकार दिया गया। सीमित मताधिकार मतलब आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि संपत्ति के आधार पर किसके पास कितनी संपत्ति वही वोट दे सकता है, या किसके पास कोई कितना कर देता है वही वोट दे सकता है, या फिर कौन कितना शिक्षित है। यानी कि 3 आधार मान सकते हैं, शिक्षा, आपकी संपत्ति, आपके कर, इनके आधार पर इसमें सीमित मताधिकार दिया गया। और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना भी इसमें की गई। कहां पर? आंशिक सीमित उच्चायुक्त। ये आपको 3 शब्द आपको ध्यान रखना है।
इस 1919 के अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बिना सूरज का सवेरा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का कथन था किसके बारे में? 1919 के अधिनियम के बारे में कि ये बिना सूरज का सवेरा है, इनकी सुबह है, यानी कि बिना सूरज के ही सुबह हो चुकी है। 1919 के अधिनियम को ही सुभाष चंद्र बोस ने बेड़ियों का जाल कहा था। यानी कि अलग अलग है इनके कथन, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आपको एक एक ध्यान देना है। यानी कि मैंने आपसे कहा था जैसे कि आपको अंग्रेज जो भी सुधार करते थे वो पहले छोटे स्तर पर करते थे, उसके बाद में उनको बड़े स्तर पर लागू करते थे। अब बात करें तो जो सुधार लागू किए गए अंग्रेजों ने, उसे प्रथम प्रांतों में लागू किए गए, उसके बाद में केंद्र में लागू किए गए। अगर प्रांतों में बात करें तो प्रांतों में यानी कि अंग्रेजों ने उससे पहले 1919 के अधिनियम से पहले पूरी शक्ति प्रांतों की या केंद्र की सबकी शक्ति अपने हाथ में थी, यानी कि एक ही थी, यानी कि एक सत्तात्मक था, यानी कि पूरा जो फैसला था वो अंग्रेज का गवर्नर जनरल ही करता था। यानी कि देखो आपको न्याय देखा होगा कि वीटो खत्म का मतलब यह है कि जब 1919 के एक्ट में वीटो खत्म कर दिया तो यानी कि इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम किया गया। तो वीटो खत्म किया गया तो सर्वप्रथम प्रांतों में क्या किया कि यहाँ पर प्रांतों में 1919 के अधिनियम में देद शासन की स्थापना की गई। देद शासन का मतलब यह है कि यहाँ पर दो सूचियां बनाई गई, एक तो बनाई गई आरक्षित, एक बनाई गई स्थानांतरित। कब? प्रांतों में, केंद्र में नहीं बनाया, क्योंकि प्रांतों में देखेंगे पहले कि देद शासन सही करता है या नहीं करता है काम, और फिर क्योंकि प्रांतों में वहां स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, क्योंकि पहले आपके एक रहेगा, पहले एक व्यक्ति के पास रहेगा शासन, उसके बाद में दो व्यक्तियों के पास रहेगा, फिर बाद में सभी व्यक्तियों सभी के पास रहेगा। तो प्रांतों में इस तरह से किया गया, पहले एक व्यक्ति के पास था प्रांतों में 1919 के अधिनियम से पहले, फिर दो के पास आ गया कब? 1919 के अधिनियम में, फिर दो से बाद में फिर सभी को दे दिया, इनकी प्रांतीय संहिता कब दी गई? 1935 की। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इसमें दिया गया तो केंद्र में आपको ध्यान रखना है, केंद्र में बाद में दिया गया दो, कब? जब प्रांतों में, उसके बाद में 1935 के अधिनियम में। जब प्रांतों में 1935 में स्वायत्तता दे दी, उनको स्वायत्तता दे दी, ये आपको ध्यान रखना है। देद शासन का मतलब क्या होता है? डायक्री इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और देद शासन में दो थे, यानी कि एक दो सूचियां थी, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित गवर्नर जनरल के पास रहती थी और स्थानांतरित भारतीय समूह के जो मंत्री थे उनके पास रहती थी। अब आपको ध्यान रखना है कि आरक्षित में कौन कौन से विषय थे? एक तो वित्त था, पुलिस था, जेल था, न्याय था, राजस्व था, मुख्य विषय थे। और आपके स्थानांतरित में कौन कौन से थे? शिक्षा, कृषि, स्थानीय सुशासन आदि ये विषय थे। तो आपके पूछ सकता है कि कौन कौन से विषय किस किस के पास थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह केंद्र में सर्वप्रथम 1919 में यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया। अब यहाँ पर देद शासन अलग है, यहाँ द्विसदनीय विधानसभा अलग है। केंद्र में देद शासन की स्थापना प्रांतों के बाद में लागू की जाएगी, क्योंकि प्रांतों में देद शासन कब किया गया? 1919 में। तो प्रांतों के बाद में फिर केंद्र में 1935 में देद शासन की स्थापना की गई, और फिर प्रांतों में फिर वहां पर क्या किया गया? वहां पर 1935 में यहाँ पर स्वायत्तता दे दी गई। तो अगर द्विसदनीय विधानसभा है केंद्र में, तो यहाँ पर दो सदन थे, एक था केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा था राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में 145 सीटें थी, जिसमें 3 साल का कार्यकाल था। राज्य परिषद में 60 सीटें थी, जिनका कार्यकाल 5 साल था। अभी भी तुम देखोगे केंद्रीय विधान परिषद को लोकसभा बोलते हैं अभी वर्तमान में, लोकसभा, और इसको राज्य परिषद को क्या बोलते हैं? इसको राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में र है, राज्य परिषद में र है, राज्यसभा में क्या है? र है। तो आप देखोगे वर्तमान में, पहले इसमें 3 साल का कार्यकाल था और इसमें 5 साल का कार्यकाल था। वर्तमान में तुम आप देखोगे तो लोकसभा में वर्तमान में 5 साल का कार्यकाल है और राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल है, यानी कि कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा, ऐसे रहता है, लेकिन 6 साल का कार्यकाल रहता है। तो केंद्रीय विधान परिषद पिछले इसमें कम कार्यकाल था और राज्य परिषद इसमें ज्यादा कार्यकाल था। तो 60 थे, 60 में से अब आप देखना कि उसमें से 34 सदस्य तो 60 में से निर्वाचित होते थे, और केंद्रीय विधान परिषद में 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। बाकी बचे सदस्य जैसे इसमें बचे वो इसमें मनोनीत होते थे, और इसमें बचे 26 सदस्य वो क्या होते थे? वे मनोनीत होते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी विधानसभा की बात करें केंद्र में, तो प्रथम निर्वाचन 1920 में हुए थे और अंतिम निर्वाचन 1945 में हुए थे। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 1935 के दिन में क्या किया गया? नंबर 1 तो क्या गया कि यहाँ पर एक संघीय न्यायालय होगा और साथ में केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कि संघीय न्यायपालिका क्या था, यानी कि क्या अंतिम शक्ति थी? यानी कि जिस संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई भारत में, क्या वो अंतिम शक्ति थी, यानी कि सुनवाई की? क्योंकि वर्तमान समय में आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय के बाद में कोई भी उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, वही अंतिम केंद्र है। तो लेकिन उस समय यह अंतिम केंद्र नहीं था। संघीय न्यायपालिका की विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, यह आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में अब आपको भी ध्यान रखना है 1919 के अधिनियम में आप देखोगे केवल 2 ही सूचियां थी। कितनी थी? 2। अगर आप देखोगे 1919 कितने 2 बार है, 1919 2 बार है, तो उसमें केवल 2 ही सूची थी। कौन कौन सी? एक प्रांतीय सूची, एक संघ सूची। उसके बाद में 1935 के अधिनियम में 2 सूचियां वो जुड़ी गई, यानी कि सूची तो एक ही जुड़ी गई लेकिन एक अस्पष्ट रूप थी। तो 1935 के अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? प्रांतीय सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और जो अंतिम थी अवशिष्ट सूची। तो ये चार सूचियां हो चुकी है 1935 के अधिनियम में। तो आपके ये पूछेगा कि अवशिष्ट सूची पर अधिकार बनाने का अधिकार किसको था 1935 के अधिनियम में? तो गवर्नर जनरल को उसमें अधिकार था अवशिष्ट सूची को, इस जिस तरह अभी वर्तमान में केंद्र सरकार को है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। उसमें 1919 में प्रांतीय संघ और 1935 में समवर्ती और अवशिष्ट सूची। तो ये सब चीजें मैं आपको वहां पर जोड़ दूंगा। जैसे आपके यहाँ पर दिया गया था भारतीय संघ अधिनियम में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किसी विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया, तो रक्षा, विदेशी आयात निर्यात, मुद्रा को इसमें शामिल किया गया। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल था, ताकि आपको फटाफट आपको याद हो जाए, आपका समय भी कम लगे। और इन सब विषयों को मैं आपको ऐप में जोड़ दूंगा ताकि आप फटाफट रिवीजन करो। अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 2 दिन में आप उसका संपूर्ण रिवीजन कर सकते हो, यानी कि पूरे सिलेबस को आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि मैंने इस तरह से आपको उसमें बनाया है ताकि आप पूरे क्वेश्चन ऐप में से, या आपके चाहो तो वीडियो देख लो, और वीडियो में अगर कंप्लीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐप। और वीडियो में आपको लग रहा है कि पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं कहीं नंबर कट सकते हैं, तो आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा और वहां से आपको कोर्स जरूर लेना होगा। उसमें आपको 1-2 दिन लगेंगे पढ़ने में पूरा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।